जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो आज का स्पेशल सेशन है, ये स्पेशली हमने रखा है जी पोस्ट बजट वेबिनार 2020 एंड 21। इसका मकसद जो है वो हमारे जो रिसेंट बजट पेश किया गया है, उस बजट पे कमेंट्स हैं आप लोगों के, और उस पे जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको एड्रेस करने के लिए हमने ये रखा है। और इसके लिए हम आज के एक गेस्ट जो हैं उनको रिक्वेस्ट की है पर्सनली, ताकि वो अपनी रहनुमाई भी करें हमारी इस हवाले से, और इसके साथ साथ वो अपने जो व्यूज़ हैं अबाउट द बजट उसके बारे में भी हमें बताएं कि उनका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, अपने गेस्ट का जो तारुफ है वो करवाने से पहले मैं थोड़ी सी जो रोशनी है उनके करियर पे या उनकी जो स्ट्रगल है अपनी लाइफ में उसके बारे में बताना चाहूँगा। अ, सबसे पहले तो ये जी कि अ, उन्होंने रिसेंटली अपना डॉक्टरेट जो है वो मुकम्मल किया है मलेशिया के यूनिवर्सिटी से, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स में उन्होंने रिसेंटली अभी अपनी जो पीएचडी है वो मुकम्मल की है। इससे पहले इससे पहले उन्होंने एमएससी जो है वो गोल्ड मेडल के साथ की हुई है। उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, टूरिज्म इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी इकोनॉमिक्स। अराउंड अबाउट 20 के पब्लिकेशंस हैं उनकी इंटरनेशनल और एचईसी रिकग्नाइज्ड जर्नल्स में। उसके साथ साथ मोर देन 30 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट करवा चुके हैं इंटरनेशनली और लोकली, दोनों इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो उनकी स्पेशल सर्विसेज हैं, वो एडिटर हैं जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के, पाकिस्तान जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के एडिटर हैं। और इसके अलावा मेंबर एडवाइजरी बोर्ड हैं, एक नेशनल हमारा जो जर्नल है उसके, और 3 इंटरनेशनल जर्नल हैं जिनके वो एडवाइजरी मेंबर्स हैं। इसके अलावा काफ़ी यंग है, अभी रिसेंटली उन्होंने पीएचडी मुकम्मल की है और अभी उनके करियर का आगाज़ है। तो नाम उनका है जी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ नवाज। डॉक्टर मोहम्मद आतिफ नवाज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से उनका तल्लक है। वहीं पे अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इस सेशन के लिए हमने डॉक्टर आतिफ साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो अपने इस सेशन में हमें अपनी जो कीमती आरा है उससे मुस्तफ़ीद करेंगे। उनके कमेंट से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली जो बजट है उस पर सेलिएंट फीचर्स उसके बताना चाहूँगा। अगर तो आपने ऑलरेडी सुने होंगे यकीनन मीडिया पे, तो उसके साथ साथ ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं इसके जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्चुअली लेट हैं, मुझे बार बार जो है इंटरप्ट करना पड़ रहा है इस वजह से। जी, तो जो सेलिएंट फीचर्स हैं उन पे बात करते हैं। ये हमारे बजट के जो कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं कि आउटले ऑफ बजट 2020-21 इज 11% लोअर देन लास्ट ईयर के, जो लास्ट ईयर का बजट था उससे 11% 11% इसका जो आउटले है वो कम रखा गया। इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 11% कम रखे गए। रिसोर्स अवेलेबिलिटी एस्टिमेटेड एट 6,301.9 बिलियन रुपीज़ जो है, इसके जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो 6,314.9 बिलियन रुपीज़ रखी गई है। नेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो इसके लिए रखी गई हैं दैट इज एस्टिमेटेड विच इज़ 3,699.5 बिलियन, जिसमें से प्रोविंशियल शेयर जो है फेडरल टैक्सेस में वो है 2,873.7 बिलियन रुपीज़। उसके बाद नेट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं विच इज़ एस्टिमेटेड एट 1,463.2 बिलियन रुपीज़। इसी तरह से जो हमारी एक्सटर्नल रिसिप्ट्स हैं उनकी जो एस्टिमेशन की गई है दैट इज 2,222.9 बिलियन रुपीज़। इसी तरह ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे 7,294.9 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिनमें से जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज़ वेरी लो, 70 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं, जो इससे पिछले साल के थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस साल इससे थोड़े कम रखे गए। उसके बाद है साइज ऑफ PSDP फॉर दी 2020-21 इज रुपीज़ 103,024 जो इसका साइज रखा गया है। उसके बाद
कुछ मज़ीद इसके फीचर्स हैं। जो टोटल एफपीआर का एस्टिमेट है वो है 4,963 बिलियन रुपीस, जो कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से रखा गया है कि हमारी जो रेवेन्यू का एफबीआर कलेक्ट करेगा दैट विल बी 4,963 बिलियन रुपीस। Similarly, non-tax revenues are estimated at rupees 1,108.9 billion, and total gross revenue receipts will be 6,573.22 billion rupees. Net revenue receipts for the federal government is 3,699 billion. Similarly, total current expenditures is estimated at 6,344 billion rupees. नेक्स्ट वन इज द मार्कअप पेमेंट्स हैं जी। मार्कअप पेमेंट्स हैं ये 2,946 बिलियन रुपीस जो हैं ये रखी गई हैं, और इस तरह से जो एक्सपेंडिचर है ये हमारे 400 बिलियन जो हैं ये एस्टिमेटेड किए गए हैं फॉर द पेंशंस। 1,279 बिलियन जो हैं ये एस्टिमेट किए गए हैं डिफेंस के लिए और सर्विसेज के लिए। इसके साथ साथ जो सब्सिडीज हैं इस साल की जिनको पहले से कम किया गया है वो है हमारी 209 बिलियन की सब्सिडीज रखी गई हैं। उसके बाद 475.7 बिलियन जो है ये हमने रखे हैं सिविल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं जिनकी एक समरी जो है ये नेक्स्ट पेज पे आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हैं फ्रॉम द फेडरल बजट, वहाँ से मैंने इसको लिया, ये उसका सोर्स है। तो ये आपके सामने जो हमारी टोटल रेवेन्यू होंगी वो शामिल है फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू है, उसके बाद लेस प्रोविंशियल शेयर है, नेट रेवेन्यू है, रिसिप्ट्स, नॉन बैंकिंग बोरिंग है, नेट एक्सटर्नल रिसिप्ट्स हैं, बैंकिंग बोरिंग्स हैं एंड प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं। तो कुल मिला के ये 7,137 बिलियन रुपीस जो हैं ये टोटल हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इसके लिए रखे गए हैं रिसिप्ट्स के लिए। वेर एज एक्सपेंडिचर जो हैं उसमें चूंकि हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक करंट अकाउंट होता है, करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, दूसरे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जो करंट एक्सपेंडिचर है उनमें 6,345 बिलियन जो है ये रखे गए हैं, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो इतनी रखी गई है, उसके बाद पेंशन्स के लिए हैं, डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के लिए, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर टू दी प्रोविंसेस एंड अदर्स हैं, सब्सिडीज हैं, रनिंग सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये कुल मिला के 6,345 जो है ये हमारे करंट रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं। वेयर एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये 792 बिलियन रुपीस जो हैं वो रखे गए हैं, जिसमें से फेडरल पीएसडीपी जो है पाकिस्तान डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इसके लिए 650 बिलियन के हैं। उसके बाद नेट लैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट लोन्स टू पीएसईज माइनस रिकवरीज, उसके लिए 72 बिलियन रुपीस जो है वो रखा गया है जी। उसके बाद अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं आउटसाइड पीएसडीपी, जिसमें हमारे बहुत सारे अदारे जो हैं उनको चलाने के लिए होता है, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, मसलन पीआईए है या इस तरह डेयरी फार्मिंग है एंड सो ऑन सो फोर्थ, उनके लिए हमने टोटल जो है वो 70 बिलियन रुपीस जो है ये एलोकेट किए हैं। तो इस तरह से हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है विच इज A+B इज इक्वल टू 7,137 बिलियन रुपीस। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है जी। इस पे हम अपने जो मेहमान हैं उनकी राय लेंगे। तो मैं माइक जो है वो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इसको हमारी इसमें रहनुमाई करें और बताएं कि आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट है उसका जो ये बजट है वो पाकिस्तान के लिए कितना फ्रूटफुल हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फुरकान साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वेबिनार और बजट टॉक। बजट के जितने सैलिएंट फीचर्स है वो तो आपने डिटेल में चीज़ें बता दी हुई हैं। तो हम बजट पर अगर हम इसका एनालिसिस करें या इसके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो इसके जो सबसे बड़े हेड हैं हम वहाँ से शुरू करते हैं। इस बजट में क्या अच्छी बातें आई और क्या बातें जो कि अच्छी खबरें नहीं हैं। सबसे पहले एक जो अच्छी खबर वो ये है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जो कि मेरे ख्याल में कि ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। मुझे जो नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में कोई मिनी बजट आएगा, उसके अंदर कोई ना कोई नया टैक्स डाल दिया जाएगा। तो अब हमारे पास जब हम अपने एक्सपेंडिचर्स देखते हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो हमने सूद लिए हुए हैं और सूद पर हमारे जो बजट का टोटल आउटले जितना था
इस दफ़ा जो बजट का टोटल आउटले है वो है 7,294.9 अरब रुपए। तो उसमें से हमारे तकरीबन 3,000 अरब के करीब 2,946 अरब रुपए हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं। इसमें कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो कि डोमेस्टिक डेट पे है और कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो कि फॉरेन डेट पे है। डोमेस्टिक डेट पे इसका अगर हम ब्रेक डाउन करें तो डोमेस्टिक डेट पे जो कि लोकल कमर्शियल बैंक से लेती है गवर्नमेंट, तो उससे इन्होंने उसके ऊपर इस बजट में इस साल में उन्हें देना पड़ेगा 2,631 अरब रुपए देने पड़ेंगे। तकरीबन 2,631 अरब रुपए उनको सूद की मद में देना पड़ेंगे डोमेस्टिक डेट की, जो कि कमर्शियल बैंक को जाएगा। और इसके अलावा तकरीबन 315 मिलियन रुपीज़ सॉरी 315.135 मिलियन ये उनको देना पड़ेगा फॉरेन डेट पर, फॉरेन डेट जो के लिए। हमारा हाँ जी बाहर से जो लिया गया डेट है। हम्म, तो इसमें हमारे जो कुल बजट है, बजट का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हमारा डेट सर्विसिंग में जाता है। डेट सर्विसिंग में भी जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसके अंदर जाता है। सही। और अगर हमारा बजट इससे आज़ाद हो तो फिर हमारा बजट किस तरह का बनेगा। अब अगर आपके बजट का एक मेजर चंक पाई में से एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन अगर सूद की मद में चला जाता है, तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए और बाकी सब अफेयर्स के लिए। एक और मिसकॉन्सेप्शन जो कि चूंकि आज हमारे जो ऑडियंस हैं जी जी। वो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स हैं? नहीं, वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, बीएस इकोनॉमिक्स के हैं स्पेशली, और बाकी ठीक जो है, बीएस स्टूडेंट्स हैं वो भी इकोनॉमिक्स से। बीएस के हैं, और उसके साथ साथ कुछ हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं जो भी यहाँ पे अच्छा, अवेलेबल हैं। चलें। तो हमारा एक जो मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ अमूमन पाई जाती है, आमतौर पर कहा जाता है जी हमारे जो डिफेंस है या आर्मी है वो हमारे बजट का जी 70% शेयर ले रही है या बहुत बड़ा चंक ले रही है बजट में। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो बजट है उसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे बड़ा शेयर है वो हमारी डेट सर्विसिंग का होता है, जो हमने अपने कर्जे उतारने होते हैं, जो उस पर सूद देना होता है। इस दफ़ा हमारे जो डिफेंस अफेयर एंड सर्विसेज है उसके अंदर आप ये देखें 1,299 अरब रुपए रखे गए हैं। पिछले साल से नो डाउट के ज़्यादा हैं। पिछले साल ये तकरीबन 1180 के अराउंड कहीं थे और इस दफ़ा जो है ये 1299 मतलब 100 अरब के अराउंड ये बढ़ाए गए हैं। सही। लेकिन इसके अगेंस्ट आप ये देखें कि हमारी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, उसकी क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इंडिया है, इंडिया के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। हमारे पास बिल्कुल। एक तरफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का बॉर्डर सेव करना है, ईरान का हमने बॉर्डर सेव करना है। इसके अलावा आर्मी को आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, आपके फ्लड आ रहे हैं या आपके कोई भी और इश्यूज़ हैं, वहाँ पर आर्मी आपकी हर टाइम तैयार होती है। और बिल्कुल। इसके अंदर आर्मी के डिफेंस अफेयर एंड सर्विसेज सब की सब इसके अंदर आएंगी, जिसके अंदर इनके ये स्कूल्स कॉलेजेस रन करना, इनके एजुकेशन कोर है, इनकी हेल्थ कोर है, इनके जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे उसके अगेंस्ट ये सर्विसेज भी हमें दे रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो हम 3,000 अरब रुपया एक बहुत बड़ा शेयर है, 3,000 अरब रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो हम तकरीबन बैंकों को 50% बनता कमर्शियल है। में जी ऑलमोस्ट ये 50% या 40% के अराउंड बनता है। तो ये जो हम कमर्शियल बैंकों को सूद की मद में दे रहे हैं उसमें से भी जिसमें से जो डोमेस्टिक डेट है उस पे तकरीबन 2650 या 2631 अरब रुपया जो हम अपने लोकल बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स को दे रहे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट हमें क्या सर्विसेज दे रहे हैं? वो तो कोई सर्विसेज नहीं दे रहे ना। ये तो उसकी हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स उसकी सर्विसेज तो ले जी चुके हुए हैं। उसकी सर्विसेज देखें। मतलब जो पैसा था वो हम ले चुके हुए हैं, अब तो वो पे करना था उस पे हमें। जी, अब नहीं ये इंटरेस्ट है। देखिए जी इंटरेस्ट जी। पेमेंट गवर्नमेंट के हाथ में इस तरह से होती है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि आपका पॉलिसी रेट क्या होगा। सही ठीक है। है, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ये डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या होगा, और नो डाउट कि इसमें हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होते। जब हम मकरूज हैं, जब हमने अपने हाथ फैलाए हुए हैं, तो फिर हमें जो हमारे पास स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, हम आईएमएफ के बगैर नहीं इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते। और हमने इसी वजह से इतना अरसा हमने अपना जो पॉलिसी रेट है वो 13.25% पे रखा, और जिसने हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी हद तक डैमेज भी किया। सही। हम काफ़ी अर्से तक ये कहते रहे कि ये पॉलिसी रेट जो है इसको रेशनलाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है, सिंगल डिजिट में लाने की ज़रूरत है और मज़ीद भी कम करने। अभी एक वक़्त बात ये हुई कि इस पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने इसको 8% पे ले आई है, तकरीबन 5.25% की कमी की गई है, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस क्रिएट हुआ है, तकरीबन 1150 अरब रुपए का इनको क्रिएट हुआ था इसमें। अब उसको गवर्नमेंट कैसे यूज़ कर सकती थी? 50% उसको अपना बजट डेफिसिट फाइनेंस करने में कर सकती थी, क्योंकि डेफिसिट स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि बजट डेफिसिट किसको कहते हैं, कि हमारी जितनी एक्सपेंडिचर है और हमारे जितने रेवेन्यूज है उसको जो डिफरेंस है, अगर तो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से तो हमारा बजट डेफिसिट में है। और इस साल का हमारा बजट 3437 अरब रुपए है, 3,437 अरब रुपए का डेफिसिट है हमारे बजट में इस तरह।
तो वो जो बिल्कुल फिस्कल बिल्कुल स्पेस ऐसे। क्रिएट हुई थी हमारे पास, उस फिस्कल स्पेस को हम पार्शियली इस काम के लिए यूज़ कर लेते और पार्शियली हम उसको अपनी हेल्थ एजुकेशन के बजट में लगा लेते, या जो अभी गवर्नमेंट ने काम किया, सैलरीज नहीं बढ़ाई हैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो उसके अंदर हम लगा के बढ़ा सकते थे। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए थी सैलरीज इंक्रीज़ करने में। तो अगर हम पॉलिसी रेट फर्दर भी अभी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो कहीं पर कुछ मुल्कों में, डेवलप कंट्रीज़ में, ये 0% पे आया हुआ है। अमेरिका में जो पॉलिसी रेट है, अमेरिका में इस वक्त पॉलिसी रेट लगभग 0.25% पर है, जबकि इन्फ्लेशन वहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन 2.5% पे है। और 2.5% के साथ अगर देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या बनेगा? रियल इंटरेस्ट रेट विल बी अराउंड समवेयर मे बी माइनस में चला जाएगा रियल इंटरेस्ट रेट। माइनस में, तो हाँ दुनिया जी। हाँ जी, यूके में ये 0.1% है, ठीक है। और इसके अलावा चाइना में ये 4% है, इंडिया में अराउंड 5% है, ठीक है। और पाकिस्तान में ये अभी भी 8% है। इसका मतलब है कि अगर आपको 10,000 अरब रुपए चाहिए, तो उस पे आपको 800 अरब रुपए टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी 800 अरब रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये इंटरेस्ट जो पॉलिसी रेट है, ये डिसाइड करना तो गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट बैंक के हाथ में है, तो स्टेट बैंक ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बगैर नहीं होता। तो इसको अगर कम करें तो इससे ना सिर्फ फिस्कल स्पेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म डेट्स में काम आएगा। इस गवर्नमेंट ने एक और भी जो गलत काम किया, जो कि मेरी राय में इन स्टार्ट से ही, ये हफीज़ शेख साहब जब आए थे तो तब से एक इंट्यूशन थी मेरी कि इन्होंने आके कुछ इस तरह के ब्लंडर्स करने हैं जो कि इनकी गवर्नमेंट ने की है अब। और कोई पता नहीं कि उनका हमें कब तक वो भुगतना पड़ेगा। वो ये कि हमारे इन्होंने शॉर्ट टर्म जो डेट्स हैं वो कम करके हमें लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा ले गए। अब हमने पिछले इस टाइम में जितने अरसे में पॉलिसी रेट ज़्यादा रहा, उस दौरान हमने जितने भी कर्जे लिए वो सब के सब हमारे मेच्योर होने अगले 10 साल में। तो 10 साल तक हमें उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसी सेम पॉलिसी रेट के ऊपर के हिसाब से देना पड़ेगा जिस पे वो लिए गए थे। जो सही है। शॉर्ट टर्म डेट्स हैं वो टाइम टू टाइम रिवाइज हो सकते हैं, ऑब्वियसली 3 माह के हैं या 3 माह से भी अगर कम के जो हैं, उनको जब वो वापस कर दिए जाएं उसके बाद जो नए लिए जाएंगे वो कम पॉलिसी रेट पे लिए जाएंगे। तो अगर हम करंट बजट को देखें जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर जो हमारा एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शंस रखी गई, जी जो टारगेट रखा गया पिछली बार, वो रखा गया था 5500 अरब रुपए पिछले बजट में, बिल्कुल, बाद में उसको जो रिवाइज कि किया कर दिए गए। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद उसको 4.9 ट्रिलियन पे लाया गया, 4900 अरब रुपए पे, और उसके बाद उसको एक दफा फिर रिवाइज करके 3900 अरब रुपए पे बिल्कुल लाया गया, ऐसे। जो कि अभी तक अचीव नहीं हो सका। 30 जून तक आपने उसको अचीव करना है और अभी भी यू आर शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 200 बिलियन रुपीज, ठीक है। तो अगर आप पिछले बजट में अचीव नहीं कर सके, जब पेंडेमिक भी नहीं था, तो इस दफा पेंडेमिक के होते हुए एक इतना बड़ा लॉकडाउन जिससे बिजनेस पूरे अफेक्ट हुए हैं, आपका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रैश हुई हुई है, हम्म। लेकिन सर ठीक है। तो देखें इंटरेस्ट रेट आप भी हम अगर सर देखें एक मिनट, इंटरेस्ट रेट जो है ये मुसलसल कम करते हैं, ये जी हुकूमत और स्टेट बैंक मिलकर कर सकती है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो ये जो है इन्फ्लेशन है ये आप कंट्रोल नहीं होती इनसे। आपने जो क्वेश्चन पूछना है ना, वो आप चैट बॉक्स में लिख के तो वो पूछ लें, ठीक है। तो सर मैं वो वहाँ से आपका किए क्वेश्चन थे हम आगे लेकिन अभी फॉरवर्ड तक। कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट उसके एंड पे हम क्वेश्चन सेशन में उसको करते हैं। ओके सर। जी सर प्लीज़। जी जी, अगर हम इस तरह इसको रखेंगे क्वेश्चन आंसर, अगर हम अपने चैट में डालते जाएं और एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट वो हो जाएगा। ज़्यादा हर्ज कन्वीनियंट है कोई जी, नहीं है, साथ के बिल्कुल। साथ पूछने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो कन्वीनियंट हो जाएगा कि बेटर है कि हम एंड पे उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी मैं बात कर रहा था एफबीआर टैक्स कलेक्शन की, जी जी। तो टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल का जो टैक्स कलेक्शन टारगेट है वो अचीव नहीं किया गया जा सका। तो इस साल अगेन आईएमएफ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, जो कि 5.1 ट्रिलियन की थी, तो इन्होंने उसको माइनर सी कमी करके तकरीबन 4.9 ट्रिलियन 4,963 अरब रुपए रखा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अचीव कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म का इन्होंने टारगेट दिया एफपीआर को। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जब बिजनेसेस ही बंद होंगे, लॉकडाउन होगा, तो कहाँ से आपको टैक्स मिलेगा? और दूसरे, जब आपके पास एक बड़ा पोर्शन है जीएसटी का और नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे। इनको इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत थी। सही हो। उसके अलावा डिफरेंट हेड्स में जो जो पैसे रखे गए, रेलवे को 40 अरब रुपए दिए गए, हायर एजुकेशन को 64 अरब रुपए दिए गए, और जो एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए, हेल्थ के लिए 25 अरब का बजट रखा गया,
और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो हाईवेज हैं उसको 118 अरब रुपए का दिया गया। तो ये सारा मतलब हमारे पास बजट की डिटेल है, वहाँ से देखे जा सकते हैं ये सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स। पेंडेमिक के लिए इन्होंने तकरीबन 1200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तो सही। ये ठीक है क्योंकि इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ग्रांट्स आ रही हैं और वर्ल्ड बैंक से WHO से भी ग्रांट्स मिल रही हैं इनको, तो दे कैन यूज दैट इफेक्टिवली। तो पेंडेमिक के को इस कोरोना वायरस को निमटने के लिए इनके पास एक एम्पल फंड्स हैं, व्हाट आई थिंक। तो इनको बजट में एक तो FPR टैक्स कलेक्शन को थोड़ा रेशनलाइज करने की जरूरत थी जो उनको टारगेट दिया जा रहा है, और दूसरा इनको थोड़े से अपने जो GST है पब्लिक पर, जो आवाम पर इन्होंने बोझ डाला हुआ है काफ़ी अरसे से 17% का जो था, तो उसको हम कम करके उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको कम किया जा सकता है ताकि जो पब्लिक है उसको कुछ रिलीफ मिल सके। उसके अगेंस्ट आप क्या करें, आप उसके अगेंस्ट अल्टरनेटिवली इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएं जो कि लोगों की इनकम्स पर हैं, और अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। ऐसे लोग, ऐसे बिजनेसेस जो कि टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं, पहले उनको टैक्स नेट में लेके आ जाए। तो ये इस हिसाब से था। और एक चीज़ और भी कि हमारे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है गवर्नमेंट के ऊपर कि हमने एजुकेशन के ऊपर बजट नहीं रखा, हेल्थ पे बजट नहीं रखा है। और क्योंकि एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ और एजुकेशन NFC अवार्ड के बाद प्रोविंसेस की डोमेन में आते हैं। तो सही है। अगर फेडरल उसके लिए जो कुछ देता है तो वो उसके उसका एक पार्ट है, चलें वो उसमें आ जाता है। लेकिन उसके बाद आप इसके अंदर अगर ऐड करें कि प्रोविंसेस ने उसके अंदर क्या कुछ दिया, वो सारा का सारा प्रोपोर्शन ऐड करें, तो आप बजट में तब आप बजट का टोटल निकाल सकते हैं। अभी आप देखें आपके बजट में NFC अवार्ड की वजह से कितना आपका पार्ट प्रोविंशियल शेयर में निकल जाएगा, और फेडरेशन के पास क्या बचेगा। उस फेडरेशन उसमें से फिर अपने 3000 अरब रुपए के करीब आप उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स करेगी, 1200-1300 अरब रुपए डिफेंस को देगी, तो क्या बचना है उसके पास आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास क्या बचेगा। इसका एक और सोल्यूशन भी हमारे पास, जो हमारे मतलब डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी डिवाइस करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मेरा भी ये ख्याल है, एक डॉक्टर अतीक साहब हैं, उनसे बड़ी डिटेल डिस्कशंस भी हमारी हुई, और तो उसके उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ें सजेशंस दी कि मार्कअप रेट अभी करंटली भी हम इसको कम कर सकते हैं फर्दर। अगर हम इसको मार्कअप रेट को कम करके 3% पे ले आए जो हमारा पॉलिसी रेट है, तो 3% पे लाने से क्या होगा कि आप अपना जो डेट सर्विसिंग है उसके अंदर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स पर आपको 600 अरब रुपए इस बजट में रखने पड़ेंगे, और आपके पास 2100 अरब रुपए की फिजिकल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब उस 2100 अरब रुपए को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत ज़्यादा अभी पैनिक क्रिएट हुआ है पब्लिक एम्प्लॉयज़ के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कि हमारी सैलरी को इंक्रीज़ नहीं मिला, तो अगर आप उसको 10% भी इंक्रीज़ कर दें, तो 10% इंक्रीज से मेरा एक ख्याल है कि तकरीबन ये कोई यानी 10% से भी अ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो कंपनसेट हो सकते हैं, इतने पैसे हाँ जी, निकाला जा सकता है। इससे भी ज़्यादा, इससे इससे पैसे ये पॉलिसी रेट अगर यहाँ से 8% से 3% पे लाया जाए, अगर 5% इसमें रिडक्शन की जाए, तो हमारे पास 2100 अरब रुपए की फिजिकल स्पेस क्रिएट होगी, जिसमें से हम अगर हम 12.5 अरब रुपए या 13 अरब रुपए लगाकर 10% एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ा सकते हैं, 10% इंक्रीज रियलाइज दे सकते हैं। लेकिन इसकी और अगर दूसरी हम साइड पे जो 20% दें, इन्वेस्टमेंट है, जी जी, इसकी दूसरी साइड पे जो इन्वेस्टमेंट पे इसका इफेक्ट होगा वो कितना इफेक्ट कर सकता है जो पॉलिसी रेट हमारी का देखें, पॉलिसी रेट का? हाँ जी। हमारी इकोनॉमी इस वक्त देखें रिसेशन में जा रही है, रिकवरी स्टेज के ऊपर नहीं है। रिसेशन में जब जा रही है तो हम्म, ऑब्वियसली बिजनेसेस क्लोज अप हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ऐसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ये कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो इस इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट्स का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो सही है। जैसे इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी और आपका बिजनेस फ्लरिश करेंगे, आपके वो- बिजनेसेस को वो और आसान कर्जे मिलेंगे और बिल्कुल सही कम है। सूद पर कर्जा मिलेंगे। तो उससे ना सिर्फ आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बल्कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। तो उधर से भी आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि उधर से भी हमारा एक सपोर्ट होगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी उससे सपोर्ट मिल जाएगी। और 25 अरब लगा के अगर आप 20% तनख्वाहें बढ़ा दें, आप 50 अरब रुपए हायर एजुकेशन को और दे दें, जहाँ पे पहले कम एलोकेशन हुई है 64 अरब की, तो वहाँ पर भी एडिशनल दी जा सकती है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी मतलब जो गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा वो एक बहाना था कि हम इसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो है ही नहीं जो कंट्रोल होगा इससे, ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो बढ़ता चला जा रहा है।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जब आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और बढ़ा देंगे, जब कॉस्ट ऑफ द फंड्स, लोनेबल फंड्स आप और बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ेगी, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको एक आप अगर इसका हमारा इंटरेस्ट रेट का पाकिस्तान के पिछले 10 साल का या 20 साल का इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन रेट का अगर आप ग्राफ लगा के देखें, इनका एक ग्राफ बना के देखें, तो आपको पता चलेगा इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि सही इंटरेस्ट है, रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। सही हो गया। तो आई डोंट नो कि मतलब हमारे जो पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं तो वो क्या कौन सा हिस्टोरिकल एविडेंस देखते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, या whether they are blindly following the IMF instructions, or I don't know what they are thinking about. तो इसमें ये जो 2100 अरब की फिस्कल स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है। इसमें आप अपने इस पे अपने डैम्स को बहुत कुछ दे सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट PSDP में आप 250 अरब रुपए और डाल सकते हैं, 300 अरब रुपए और भी डाल सकते हैं, और इसके बावजूद भी आपको इस 2100 अरब में से चीज़ें बच जाएंगी। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, उसमें से 1000 अरब सीधा सीधा आप क्या करें, आप टैक्स एग्जम्पशंस दें बिजनेसेस को, स्मॉल SMEs को दें, मीडियम साइज बिजनेसेस को दें, टैक्स की एग्जम्पशंस दें। जब टैक्स की एग्जम्पशंस देंगे आप, तो टैक्स जब कम लगेगा तो ऑब्वियसली आप जब GST अपनी कम करेंगे तो टैक्स में रिलीफ मिलेगा, तो प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, तो आपका इन्फ्लेशन डायरेक्टली कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो ये पॉलिसी रेट इंक्रीज करना, गवर्नमेंट का जो स्टांस था कि हमने पॉलिसी रेट ज़्यादा इसलिए रखा हुआ कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसको कॉम्बैट करने के लिए। तो इन्फ्लेशन रेट तो इस तरह से कंट्रोल हो सकता है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर दें, वहाँ से फिस्कल स्पेस बने, उसमें से हम अपने जो हमारा टैक्स एग्जाम्पशन के लिए हम अपना कुछ पैसा उस मद में रखें और GST कम करें, उससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारे बजट में जो मेजर इशू है वो इन्हीं चीज़ों का है कि हम देखें, कभी भी हम फिस्कल पॉलिसी इंडिपेंडेंटली नहीं बनाते और कभी भी हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंटली नहीं बनाते, तो दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे अफेक्ट होनी है। सही सही। तो पॉलिसी रेट अगर कम किया जाए तो इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। सर और हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि आप बेहतर होगा कि अगर हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर दें। स्पेशली श्योर जो श्योर प्लीज। अतीक साहब का आपने नाम लिया है, तो हमारे एक उनके डायरेक्ट स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, उस्मान बेग साहब, जो हमारे पास एज ए लेक्चरर काम करें। उनका क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, और ये एक भट्टी साहब है हमारे, रशीद अहमद भट्टी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका एक क्वेश्चन है, तो जी ये काइंडली आप एड्रेस करिए। क्वेश्चन है कि दिस ईयर गवर्नमेंट डिडंट टेक लोन फ्रॉम द SBP, हाउ यू सी जी दिस जी। दिस ईयर। उस्मान बेग साहब का ये क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि SBP से हमने कर्जा नहीं लिया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, जो SBP है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही है, SBP से लोन्स कम करके कमर्शियल बैंक से लोन लिए जा रही है। तो ये एक डायरेक्टली मतलब एक एक मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा इस मूव को, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को जो भी आप कमा कमा के दिए जा रहे हैं तो वो लेके जा रहे हैं, और इससे बेटर है कि आप स्टेट बैंक से आप लोन लें, ठीक है, और कमर्शियल बैंक से लोनिंग आप अपनी कम करें। तो दूसरा एक क्वेश्चन है कि व्हाई पॉलिसी रेट इन पाकिस्तान इज वेरी हाई, क्यों इतना हाई है पाकिस्तान में जो पॉलिसी रेट, हम इसको लो क्यों नहीं लेके आते हैं? या सिर्फ देखें ये इसी हमें IMF की इंस्ट्रक्शन है कि बस आपने यही करना है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, वही करते जा रहे हैं? हाँ, उसकी एक वजह है ना, देखें उसकी एक वजह है, हम इसी बात की तो हमें समझ नहीं आती ना कि ये क्यों इस तरह से हाई रखा हुआ है, जबकि हिस्ट्री में मतलब इनका जो अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखें तो इनका रिलेशनशिप जो है वो एक पॉजिटिव है। जैसे इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट के कम करने से आपका इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्यों करती है? अब देखें, आपने IMF से जब कर्जा लिया, अब IMF कर्जा लेने के लिए, आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की, जब कर्जा लिया तो IMF ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप क्या करें, आप सफिशिएंट फंड्स इकट्ठे कर सकें ताकि आप उसका कर्जा वापस कर सकें। तो उसके लिए वो आपको पॉलिसी रेट इंक्रीज करने का कहती है कि इन्फ्लेशन रेट जितना आपके पास होगा उससे आपने पॉलिसी रेट अपना ज़्यादा रखना है, ठीक है, ताकि रियल इंटरेस्ट रेट जो है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज जो इंटरेस्ट रेट है आपका, वो आपका पॉजिटिव में रहे, वो नेगेटिव में ना चला जाए, क्योंकि उसके फिर सही। अपने कुछ असरात होते हैं, वो डिफरेंट टाइप की एक वो डिस्कशन है। तो इस वजह से ज़्यादा, और हमारे पास हम जब इंटरेस्ट रेट अपने इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जब वो 12% होगा तो पॉलिसी रेट तो आपको 12 से ऊपर ही रखना पड़ेगा ना।
सही हो गया। अच्छा, ये तो एक और क्वेश्चन उसका है। उसका एक जी जी सोल्यूशन भी, उसका एक और सोल्यूशन भी है। देखिए जी जी उसका ना, जी जी। हमारे पास बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे टेक्निकल लोग पड़े हुए हैं, तो हम अपनी बास्केट ऑफ गुड्स को रिवाइज कर सकते हैं। देखें सही है। आप बास्केट ऑफ गुड्स को रिवाइज करके आप अपना इन्फ्लेशन रिकैलकुलेट कर सकते हैं, उसको नीचे लेके आया जा सकता है। सही और है। आप डायरेक्टली भी उसको लेके जा सकते हैं नीचे, ठीक है, स्ट्रिंग्स अटैच हैं आपके, पॉलिसीज इंडिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल यू कैन डू, वी कैन डू दीज थिंग्स। ये नहीं, इतने हम अभी इंडिपेंडेंट है कि उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि उसको किया जा सकता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एमनेस्टी स्कीम? इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट होगा? ये जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स दी हैं, इसमें टैक्स छूट्स दी देखें हैं कि देखें टैक्स एमनेस्टी स्कीम होती इसलिए है कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट करें और उसको एक जो माशी धारा है उसके अंदर लेके आया जाए। जिन सही है। लोगों ने पहले ब्लैक मनी कमाई है वो निकाल इसलिए नहीं रहे, वो डरे हुए कि गवर्नमेंट हमें पकड़ लेगी और हम हमें अंदर कर देगी या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो उसका जो हल होता है वो यही होता है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसमें लोगों को कहते हैं कि ठीक है, आपका जो जो ब्लैक मनी है उसको लेके आए, उसके ऊपर इतने % आप टैक्स दें और वो सारी मनी आपकी वाइट हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवा देने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये ओवर एंड अगेन करना इस चीज़ को फ़रोग देने के लिए के बराबर है। इसलिए इसको हम इतना सजेस्ट नहीं करते हैं। तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम अदरवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अच्छा चले ये एमनेस्टी का ये मतलब नहीं कि हमने जी टैक्स खत्म कर दिया बिल्कुल। ये इसका मतलब ये है कि हमने उसको टैक्स छूट मतलब दी है कुछ, कि अगर आप रिलैक्सेशन अपनी, दे दिया हमने उसको, हाँ हाँ, क्या ये अगर आप थोड़ा अपने उसको। एसेट्स डिक्लेयर कर दें, अगर अपन ब्लैक मनी है अगर उसको वाइट करना चाहते हैं, अब तो चले वन टाइम यह कि आपकी हम इतने % आपको अब टैक्स लगा रहे हैं, आप वो पे करें और आप आ जाएं, थोड़े थोड़े पैसे दे के आप उसको वाइड करवा लें। मेरा एक क्वेश्चन है वाइट कर लें और जी जी जी। कि जो ग्रोथ टारगेट है गवर्नमेंट का, विच इज 2.1%, डू यू थिंक इट्स जी जी। रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने ये रख तो ली है, लेकिन मेरे ख्याल में और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैंने मतलब ऑलरेडी सुन चुका हूँ इस हवाले से, तो किसी भी एक्सपर्ट ने ये नहीं कहा, मतलब मेरा भी ये रहा है, मैं ऑब्वियसली अभी मैं बड़े जो नाम है उनके सामने तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो किसी भी एक्सपर्ट ने ये नहीं कहा कि ये रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है। देखिए आप पहले क्या सिचुएशन थी, अभी आपके पास इकोनॉमिक एक सेटबैक आपको लगा हुआ है, कोरोना की वजह से बिजनेस एक्टिविटी पूरी पूरी अफेक्टेड है, तो आप किस तरह से ये ग्रोथ रेट अचीव करेंगे? आपकी इंडस्ट्रीज नेगेटिव ग्रोथ में जा रही हैं, ठीक है, सर्विसेज आपकी नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है, आप किस तरह इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में अगर हम इस साल पॉजिटिव एनी पॉजिटिव नंबर में अगर हम रह गए, यानी अगर हम 0.1% ग्रोथ भी कर गए तो ये एक अचीवमेंट होगी। 0.5 अंडर 1 भी कर गया तो ये अचीवमेंट होगी। मतलब ये कहीं नेगेटिव में ना चली जाए ग्रोथ, ये सही -1 है, सही है। -0.5 -2 तक भी जा सकती है। अगर ये डिपेंड करता है कि पेंडेमिक ये कब तक ये प्रोलॉन्ग करता है, फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, कि कितना कितना हम लॉकडाउन खोल सकते हैं, किस हद तक चीज़ें रिवाइव होंगी। तो ये अगर 0 पर भी रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये तो 2.1% तो बहुत एक बड़ा, इन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म का ग्रोथ टारगेट सेट किया हुआ है। डॉक्टर इशरत साहब के मैं कमेंट सुन रहा था इस पे, वो तो कह रहे थे कि पॉसिबल है कि अगर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है सेम इसी तरह से रहा तो शायद हमारा ग्रोथ रेट जो है वो -2 तक जा सकता है। तो ये मैं इस सेंस में पूछना चाह रहा था कि ये तो एक बहुत बड़ा फिर टारगेट हो सकता है हमारे लिए कि जी अगर गवर्नमेंट इसको अचीव कर लेती है। जिस तरह की गवर्नमेंट ने रेवेन्यू का टारगेट जो है एक टोटली अनरियलिस्टिक है, व्हिच इज जी बिल्कुल। 4963 बिलियन रुपीस, जो अभी तक जी हमारे एफबीआर जो है उसमें कैपेसिटी नहीं है इतने पैसे इकट्ठे करने की। तो ये टारगेट हाँ उसको जी। दे दिया है दोबारा से कि हम उसको अचीव कर लेंगे। बहरहाल इस सारी देखें ना सूरत हाल में जी 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 जी। इस सारी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है उसमें हमारे लिए कुछ गेनर्स भी हैं, कुछ लूजर्स भी हैं। जो गेनर्स की लिस्ट में है उनमें सबसे पहले हमारे पास रिटेल बिजनेस वाले हैं। गवर्नमेंट ने उनको हम्म, रिलैक्स किया है। एक तो उन्होंने उनको रिलैक्स किया है, उनके सेल्स टैक्स में रिलैक्स किया है। उसके बाद जी उनके जी। लिए जो वो आईडी कार्ड की शिक थी वो खत्म किया है, उसको बढ़ा दिया है लिमिट जो है कि 50,000 से आप 1 हाँ जी। लाख रुपए तक कर दिया कि आप 1 जी लाख का जी, सौदा आप जो है बगैर टैक्स 100,000 तक की वो कर ले सकती हैं, सकते हैं। हाँ जी। ट्रांजेक्शन हो सकती है। जी जी उसके बिल्कुल। बाद पेपर और बोर्ड की जो इंडस्ट्री है उसके लिए इंसेंटिव्स दिए हैं, ऑटो इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स हैं, फूड की जो इंडस्ट्री है उसके लिए इंसेंटिव्स हैं, और कंस्ट्रक्शन का तो अब हर कोई जानता है कि जो उसके लिए तो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। और उसके साथ साथ जो अच्छा, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये बेसिकली वो लिस्ट है जिसमें गेनर्स हमारे ज्यादा शामिल। जी इस पे फुरकान साहब, मैं यहाँ पे एक कमेंट करना चाहूँगा जी जी कि ख़ास तौर पे ये जो इन्होंने हाउसिंग के लिए कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, और उसके साथ इन्होंने ये कहा है कि उसके अंदर बहुत सारी इन्होंने टैक्स एग्जम्पशंस भी दे दी हैं कि
लोगों को हम सस्ते घर देना चाहते हैं, जी लेकिन सस्ते घर तो आप देना चाहते हैं, अगर कोई लेने वाला नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? सही है, अब फिर पैरेलल मुश्किल। इनको ये चाहिए कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करवाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करें, और साथ में हाउस फाइनेंस जो लीजिंग है, हाउस फाइनेंसेस जो है वो इनको जीरो इंटरेस्ट रेट अगर नहीं तो मतलब एटलीस्ट उसको बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे इनको ऑफर करना। इसलिए तो मैं ये कह रहा था कि पॉलिसी रेट को कम किया जाए। अगर पॉलिसी रेट कम होगा तो उसमें 3-4% बैंक से ऐड करते हैं, वो करके और फिर जाके लोगों को कर्जा मिलेगा, चाहे वो बिजनेस के लिए या वो हाउस फाइनेंस में इनको स्पेशली कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अगर हाउस फाइनेंस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, सिर्फ सही हाउसिंग है की सप्लाई बढ़ा के तो डिमांड नहीं इंक्रीज हो सकती। तो अगर इस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इनको पैरेलल हाउस फाइनेंस भी कोई इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। सर। लास्ट मिनट है और इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन है जी कि इकोनॉमी के लिए जो बॉन्ड्स हैं उनको भी तो जारी किया जा सकता है, उस पर थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद ये लूजर्स की लिस्ट है एक मेरे पास, जिसमें सिर्फ 4 लोग हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, बेवरेजेस हैं, और उसके साथ साथ टबैको है, और उसके साथ जो चौथा उसमें लिस्ट में शामिल है वो हम जो सरकारी मुलाजमीन है वो हम समझते हैं कि शायद हम उन लूजर्स में से शामिल हैं जो इस बजट में जिनको बेनिफिट नहीं मिल सका। जी लास्ट हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन, उसके बाद थैंक यू आपका। जी क्वेश्चन क्या था, काइंडली एक दफा क्वेश्चन ये दोबारा है जी पूछें। कि बॉन्ड्स जो हैं वो भी तो हम जारी जी कर सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं ज्यादा मिकदार में जारी कर लेते? ये स्टूडेंट है एक, उसका क्वेश्चन है, उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। देखें, बॉन्ड्स तो आप तब जारी करेंगे ना जब आवाम के अंदर नेट सेविंग रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉन्ड्स आप इशू कर भी दें, लेकिन अगर आपका नेट सेविंग रेट ही नहीं है इतना तो वो लेगा कौन? सही है, बिल्कुल सही है, अगर आपको खरीदने पब्लिक वाला से होगा बोरोइंग तो। करनी है तो लेकिन अगेन बॉन्ड जारी करना ना, ये कॉन्ट्रेक्शनरी एक पॉलिसी होती है कि आप बॉन्ड जारी करें और वहां से फिर आप पैसे निकालें। आप इकोनॉमिक सर्कल से पैसे निकाल रहे हैं, अभी हमें डालने की जरूरत है, तो ये काउंटर हो जाएगी। तो ये सर इसका बहुत कुछ शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और इस कीमती वक्त के लिए आपका शुक्रिया। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका शुक्रिया कि अपने कीमती टाइम में निकाल के तो ये आपने हमें